डियर स्टूडेंट्स, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक। तो एमएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं आखिर ये क्वांटम मैकेनिक्स से मतलब क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स इज अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये क्या है क्वांटम मैकेनिक? एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स में हम ना स्मॉल पार्टिकल्स के जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो उनके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे इसमें। मतलब इसमें हमें काफी सारी मैथ्स जो है वो यूज करने वाले हैं। एंड इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट, नेमली द कंसेप्ट ऑफ वेव। और इसमें क्या होगा, मेनली जो हमारा कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व होता है वो वेव का कंसेप्ट इन्वॉल्व होता है। मतलब क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स जो ये बोलती थी कि पार्टिकल में थोड़ा सा ना वेव नेचर भी होता है। ठीक। तो डुअल बिहेवियर जो है ये शो करता है। तो टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल लेड द फाउंडेशन ऑफ वेव मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स को हम वेव मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो थे इन्वॉल्व थे जिसने कि वेव मैकेनिक्स की फाउंडेशन डाली। तो पहला तो था डी ब्रोगली प्रिंसिपल, जिसने डुअल नेचर ऑफ मैटर दिया। जिसने ये बोला कि मैटर में जो मैटर का जो पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर के साथ उसमें वेव नेचर भी होता है। और डी ब्रोगली की आपने इक्वेशन भी पढ़ी होगी, बहुत वेल नोन इक्वेशन थी इसकी। ये हमारी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है। जिसमें एम जो है हम क्या ले रहे थे कि पार्टिकल का जो मास था वो लिया था, और यहाँ पर वो उससे एसोसिएटेड जो वेव थी उसका वेवलेंथ थी लेमडा। तो ये जो पूरी इक्वेशन जो थी यहाँ पर दी गई डी ब्रोगली ने। ठीक। और उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये जो दो प्रिंसिपल थे, इन इन दोनों ने जो था इसका बेस जो है तैयार किया, आप ये कह सकते हैं। लेटर द मैथमेटिक्स ऑफ वेव मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड by various workers, the most popular of which, however, is the one initiated by Schrödinger इन 1926 एंड सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय अदर्स। मतलब शुरुआत की थी डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग ने, और उसके बाद श्रोडिंगर ने इस पर काम किया, और उसके बाद उनके साथ भी और भी को वर्कर्स इसमें जुड़े रहे। तो मेनली जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हम ये बोल रहे हैं कि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में बात करती है, और वो पार्टिकल का वेव नेचर जो है वो कंसिडर करके चल रही है। ठीक। तो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स ये दोनों अलग अलग फिनोमिनन है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी वो थी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। तो जितने भी फिनोमिनन अगर हम एक्सप्लेन करें मैक्रोस्कोपिक के लिए, तो वो सब तो बहुत इजीली क्लासिकल मैकेनिक्स ने प्रूव कर दिए। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे उनके केसेस में जो ये फेल हो गई। तो द फिनोमिनन एसोसिएटेड विद लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट स्पीड्स मच बिलो द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब वो फिनोमिनन जो लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड थे, मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड थे। और वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनकी स्पीड जो थी वो लाइट की स्पीड से काफी कम थी। जैसे कि फॉलिंग स्टोन्स, पत्थर, गिरता हुआ पत्थर। पत्थर तो काफी बड़ा साइज का होता है। ठीक है। तो या प्लानिटरी मोशंस, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो हमारे ये सोलर सिस्टम में उनका जो मोशन है, इन सबको तो वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। एटसेट्रा कुड बी एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इन सब के जो ये बड़े जो ऑब्जेक्ट्स थे यानी मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स थे उनके फिनोमिनन को तो क्लासिकल मैकेनिक्स ने बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। और इस क्लासिकल मैकेनिक्स को हम ना न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोल देते हैं। क्यों? एज इट वॉज पुट फॉरवर्ड बाय न्यूटन, क्योंकि इसे न्यूटन ने पुट फॉरवर्ड किया था, एंड इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपने कभी 12th क्लास में पढ़े होंगे। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थे वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स के अंडर ही आते हैं। तो हाउ एवर इट फेल्स व्हेन अप्लाइड टू स्मॉल पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। तो जो ये छोटे छोटे एटम्स थे, स्मॉल पार्टिकल्स, जिनको कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे उनके बारे में कुछ भी मतलब जो एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई है। तो वहां पर ये फेल हो गई। ठीक है। और अब इसी में हम देख लेंगे इसके बाद नेक्स्ट इसमें, जैसे कि अब यहाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने लिया हुआ है कि अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इट शुड बी पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल।
क्लासिकल मैकेनिक्स ये बोलती थी कि कोई भी अगर मूविंग पार्टिकल है, और वो कौन सा पार्टिकल, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, उसको तो हम साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया था, वो इस चीज को नहीं मानता, बट दिस इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने यही कहा था कि हम कभी भी जो पार्टिकल, छोटे पार्टिकल्स के बारे में, मैक्रोस्कोपिक के बारे में तो वो ठीक था कि कर सकते हैं, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, उनकी पोजीशन और वेलोसिटी को हम एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते। तो यहां पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो डिफरेंट, मतलब एक डिफरेंस रखती थी ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो सिमिलरली क्लासिकल मैकेनिक्स एज्यूम्स दैट द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली। अब ठीक ऐसे ही क्लासिकल मैकेनिक्स ये मानती थी कि अगर एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब, कोई भी पार्टिकल अगर एनर्जी को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा तो वो कॉन्टिन्यूसली करेगा। अब देखो, अभी बताऊंगी कॉन्टिन्यूसली का मतलब। वेयर एज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी postulates that energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of packets of energy called quanta। देखो इसका क्या मतलब है। सपोज हमारे पास कोई पार्टिकल है, ये एक एनर्जी लेवल है E1, ठीक है। ये दूसरा एनर्जी लेवल है E2। सपोज यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर एक कोई पार्टिकल है, ठीक। पार्टिकल ने को हमने कोई भी एनर्जी दी, वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और नॉर्मली अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, अभी तक हमने काफी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज पढ़ी हैं, और मैंने आपको हमेशा यही बताया कि क्या होगा जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जो E2 और E1 के बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है। उन दोनों के बीच का जो एनर्जी, सपोज मैं ये बता रही हूं, अगर ये हमारी 10 किलो जूल है, ठीक है, और E2 की एनर्जी हमारी 15 किलो जूल है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 5 किलो जूल। तो जब इस पार्टिकल को 5 किलो जूल की एनर्जी मिलेगी, ये तभी उसे एब्जॉर्ब करेगा और ये ऊपर जा चला जाएगा, मतलब एब्जॉर्ब करेगा। और अगर ऊपर होगा तो इसे एमिट करना होगा तो भी 5 किलो जूल ही एमिट करेगा और नीचे आएगा। तो मतलब इसका जो एक फिक्स अमाउंट है, वो जो एनर्जी है वो फिक्स है, और वो कितनी है, जो E2 माइनस E1 के इक्वल है। तो इसको हम कहते हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। तो ये तो हमारी क्वांटम थ्योरी बोलती थी, और क्वांटम थ्योरी के बेस पर ही हमारी जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती थी कि अगर इस पार्टिकल को हमने 1 जूल दे दिया, 1 किलो जूल दे दिया, तब भी ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर हमने 2 किलो जूल दिया तब भी ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, 3 किलो जूल दिया तब भी ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जितनी भी हम देते रहेंगे, मतलब हम इसे कितनी भी एनर्जी दे दें, पॉइंट में भी अगर देंगे तो ये एब्जॉर्ब करता चला रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअसली इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। मतलब कॉन्टिन्यूअस मैनर में इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलती है कि ये सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी ही एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं है कि इसको 1 किलो जूल या 1.5 या 2 किलो जूल इसको एब्जॉर्ब को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो जो ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, इसी को हम बोल रहे हैं कि ये डिसकॉन्टिन्यूअसली जो है एब्जॉर्ब करता है, और किसमें, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्वांटा बोलते हैं, ठीक है ना। एच न्यू से हम इसको दिखाते हैं कि फोटोन, जिसको भी हम बोल देते हैं। ये बार बार इसमें लाइन पता नहीं क्यों खिंच रही है। एक्चुअली आज मैंने अपना नया लैपटॉप लिया है, मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं हो रहा है कि ये पता नहीं लाइन क्यों आ रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना बेटा। तो हाँ, तो ये डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो थी, जहां जहां ये फेल हुई, तो फिर क्वांटम मैकेनिक्स उसकी जगह पर आई। तो इन व्यू ऑफ द फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन associated with the small particles, a new mechanics has been put forward to explain these phenomena, which is called the quanta or wave mechanics, पुट फॉरवर्ड बाय श्रोडिंगर इन 1926। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स जहां जहां फेल हुई, उन्हीं सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कहां पर फेल हुई थी, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से रिलेटेड जो भी फिनोमिनन थे उनको एक्सप्लेन करने में वो फेल हुई। तो फिर वहां पर एक नई थ्योरी हमारी आई, ये क्वांटम मैकेनिक्स, या जिसको हम वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। और वेव मैकेनिक्स क्यों, क्योंकि ये पार्ट मैटर के वेव नेचर पर डिपेंड कर रही है, वेव नेचर को कंसिडर करके चल रही है, और इसे श्रोडिंगर ने जो है बताया था।
श्रोडिंगर ने से पहले मतलब हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली ने काम किया था, फिर उन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर श्रोडिंगर आगे बढ़े थे। तो इट इज बेस्ड अपॉन डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, मैटर का जो डुअल कैरेक्टर है यानी कि उसका पार्टिकल नेचर भी है और उसका वेव नेचर भी है, एंड दस टेक्स इनटू अकाउंट द पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वही सब मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल और वेव नेचर को ये लेकर आगे बढ़ी। ठीक, अच्छा अब हम इसमें बात कर लेते हैं इसके पोस्टुलेट्स की, कि पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है हमारे। ये पोस्टुलेट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे वो इन्हीं पोस्टुलेट्स पर बेस्ड है। ठीक है, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स देयर आर सेवरल फंडामेंटल पोस्टुलेट्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी। ऐसे बहुत सारे पोस्टुलेट्स थे जिन्होंने क्वांटम थ्योरी को का बेस बनाया। तो these postulates of quantum mechanics provide the basic framework to understand and solve a simple quantum mechanical problem। तो कोई भी quantum mechanical problem होगी उसको solve करने में ये postulate जो है बहुत help करते हैं। तो these postulates form the core principles that govern the behavior of quantum systems and distinguish quantum mechanics from classical mechanics। तो यही postulates हैं जो सारे quantum system के behavior को govern करते हैं और classical और quantum mechanics में difference सिएशन जो है हमें बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्टुलेट 1 की। तो फिजिकल स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। अब ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम से क्या मतलब है, यानी जिस भी पार्टिकल के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। तो ये क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की फिजिकल स्टेट है एट टाइम टी इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई, इसको ब्रैकेट में xt लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या है कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम यानी कोई भी पार्टिकल जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस साई से। यहां पर जो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा ये साई जो है यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शन हम इसको बोलते हैं। देखो एक वेव को हम कैसे दिखा सकते हैं, वेव सपोज हमारी ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है अगर हम दिखा रहे हैं, ठीक है, और वेव हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह से चल रही है, ठीक। और जो ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसका, कि ये मैक्सिमम कहां तक ऊपर, कितना मैक्सिमम ये गई है, तो इसको हम कह देते हैं इसका वेव फंक्शन, इसको हम साई से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये जो वेव फंक्शन है बेटा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं साई से, और जो फिजिकल स्टेट है मतलब उसको हम साई से डिनोट कर रहे हैं, और ब्रैकेट में हमने xt लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि साई जो है डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एंड ऑन टाइम। तो ये जो साई है ये डिपेंड करता है उस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पर यानी पोजीशन पर, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, और टाइम पर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम एक वेव को बना रहे हैं, वेव देखो एक जगह रुकी तो रहेगी नहीं, वो तो चलती रहेगी, कॉन्टिन्यूअसली वो चलती रहेगी चलती रहेगी। अब वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन जो है क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि साई जो है वो डिपेंड कर रहा है इस पर, उसकी पोजीशन पर पार्टिकल की, और क्योंकि पार्टिकल को ही तो हम वेव मान रहे हैं, तो टाइम पर और पार्टिकल के पोजीशन पर जो है वो डिपेंड करता है साई, ठीक है। द वेव फंक्शन साई मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन मैथमेटिकल कंडीशंस। और यहां पर जो ये साई है इसको, इसके लिए ना कुछ कंडीशंस दे दी गई मैथमेटिकल, उनको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो एक वेल बिहेव्ड साई है, तभी हम उसको एक्सेप्टेबल साई मानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्या था, पहली कंडीशन थी द वेव फंक्शन साई मस्ट ऑलवेज रिमेन फाइनाइट। साई जो है वो हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। अब देखो ऐसा क्यों है, देखो यहां पर हम सब कुछ जो भी है, ये जो साई होता है ना बेटा, ये साई हमें उस पार्टिकल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है। हमें उस पार्टिकल की एनर्जी पता करनी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, उसकी पोजीशन हो, तो कुछ भी मोमेंटम हो, कुछ भी अगर हमें पता करना है तो हम इस साई की हेल्प से पता कर सकते हैं। तो साई हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक। तो इसको जो है फाइनाइट होना चाहिए, ठीक। अच्छा अब दूसरी चीज क्या है, क्या बता रहा है ये आगे, कि एन इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ साई एट एनी पॉइंट वुड मीन इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट दैट पॉइंट विच कांट बी ट्रू। तो यहाँ पर जो साई तो जो है ही है, साई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। ये जो चीज है ना, ये फाइंड प्रोबेबिलिटी,
यहाँ पर हम हमेशा प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। प्रोबेबिलिटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जो वेव है वो तो लगातार मूव कर रही है, वो एक जगह पर तो रुकी हुई नहीं है। ठीक है, तो पार्टिकल को हम कहाँ पर फाइंड करेंगे? हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो बता नहीं सकते कि भाई हमारा पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है या यहाँ प्रेजेंट है या यहाँ प्रेजेंट है। हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जैसे जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी पढ़ते आए, हम इलेक्ट्रॉन को फाइंड करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जहां पर ज्यादा है, बस उस स्पेस को हम बोल देते हैं कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। हम एक पर्टिकुलर पोजीशन मतलब पर्टिकुलर पॉइंट को फिक्स नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि हमारा बहुत वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो क्योंकि वेव नेचर शो कर रहा है, तो वो किसी एक पॉइंट पर तो फिक्स होगा नहीं, वो तो लगातार मूव करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर कहेंगे कि हमारे पार्टिकल की फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, बस वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। तो और प्रोबेबिलिटी को हम दिखाते कैसे हैं? प्रोबेबिलिटी होती है साई स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी को भी हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो साई स्क्वायर से दिखा रहे हैं। तो अगर 1 मिनट के लिए मैं ये मान लूं कि हमारे साई की वैल्यू इंफिनिटिव है, तो साई स्क्वायर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी तो इन्फिनिटी ही होगा। तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल हमारी इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट हो जाने का मतलब तो हुआ कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल जाएगा पार्टिकल, जबकि हम एक फिक्स पोजीशन यहाँ कर ही नहीं सकते। तो हमारा जो साई है वो फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन हम फिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी करने से वो पोजीशन फिक्स हो जा रही है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि वहां पर फाइंड मतलब उस पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, पर ऐसे पर्टिकुलर मतलब एक पॉइंट हम फिक्स नहीं कर सकते। तो इन्फिनिटी होने का मतलब है कि हमने उस पॉइंट को फिक्स कर दिया। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि साई जो है हमेशा फाइनाइट होना चाहिए। क्यों? ताकि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो भी फाइनाइट रहे। ठीक। अच्छा, फिर क्या दूसरी कंडीशन क्या थी? सेकंड कंडीशन ये थी कि साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट ऑल पॉइंट्स। साई मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। देखो सपोज अगर हम ये एक ग्राफ यहाँ प्लॉट करें, यहाँ हमने साई है और ये हमारा एक्स है। ठीक है, वो जो हमने डायरेक्शन दिखा दी थी ना अभी, ये डायरेक्शन थी एक्स डायरेक्शन में, और ये ऐसे वेव जो है मूव कर रही है। तो इसी का हम ये ग्राफ बनाने की ट्राई कर रहे हैं साई और एक्स के बीच में। ठीक। और अगर हम हमारा साई हो कुछ इस तरीके का, ये ऐसे सपोज मैंने बना दिया, और मैं इस पॉइंट पर अपने पार्टिकल को मतलब समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी हम चेक कर रहे हैं सपोज। तो देखो इस एक्स इस वाले पॉइंट पर जो मैंने ये बनाया, इस पॉइंट पर साई की कितनी वैल्यू हो जाएगी? देखो यहाँ पर भी ये भी साई की वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, ये दूसरी साई की वैल्यू हो गई, फिर ये यहीं यहीं पर तीसरी साई की वैल्यू हो गई। तो साई जो है यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूड हो गया। ठीक है, अब अगर आप ये वाली कंडीशन जो नीचे वाला ग्राफ है यहाँ देखो, तो देखो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं ढूंढूं, तो साई हमारा सिर्फ एक वैल्यू दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर ढूंढूं तो भी हमारा साई एक ही वैल्यू दे रहा है, अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो भी साई की एक वैल्यू है। तो हमारा ये वाला जो ग्राफ है वो एक्सेप्टेबल ग्राफ माना जाएगा, यानी एक्सेप्टेबल साई माना जाएगा। यहाँ पर जो है साई की मल्टीपल वैल्यूज है, तो मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अगर हम साई स्क्वायर की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी मल्टीपल हो जाएगी। पर प्रोबेबिलिटी मल्टीपल कैसे हो सकती है? प्रोबेबिलिटी तो सिंगल हो सकती है। क्योंकि देखो अगर मैं ये एक अरे बाप रे, क्या मुसीबत आ रही है यार इसमें, कहाँ मैं गड़बड़ कर रही हूँ। चल तो ठीक रहा है, बीच में पता नहीं क्या हो जाता है। तो देखो सपोज ये हमारा एक स्पेस है, मैंने ये बताया ये स्पेस है, और इस एंटायर स्पेस में हमारे जो पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो हमने कुछ भी ले रखी है सपोज। ठीक है, सपोज हमारी 100% है। ठीक, तो ये 100% है। तो अब अगर मैं ये छोटे से पॉइंट पे अगर मैं ढूंढूं सपोज यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये 60% है, तो देखो अगर एक ही प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है। अब इसी पॉइंट पर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यहाँ पर 40% भी है और यहाँ पर 60% भी है, या यहाँ पर 30% भी है। ऐसा तो नहीं कह सकते। किसी एक पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज नहीं हो सकती, वो एक सिंगल ही प्रोबेबिलिटी हो सकती है। या तो 60% होगी, या वो 40% होगी, या वो 30% होगी। ठीक है, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती। तो इसलिए साई जो है हमारा सिंगल वैल्यू होना चाहिए। ठीक, फिर थर्ड कंडीशन क्या थी कि साई एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से क्या मतलब होता है कि हम साई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी चीज को,
तो वैसे तो आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको इजीली समझ में आएगा। और बायो के स्टूडेंट है तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से समझ पाएंगे आप। तो उसके लिए हम नॉर्मली क्या लगा देते हैं, ये डी बाय डी एक्स लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। और जिसको भी हम डिफरेंशिएट कर जा रहे हैं उसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी साई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाय डी एक्स हो जाएगा। और ये हमने यहाँ पर जो ये लगाया हुआ है इसको हम डेल बोलते हैं। डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पर उतना डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। आप इसको चाहे डी बाय डी एक्स भी लिख सकते हैं और डेल बाय डेल एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये उसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। तो साई और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। हमारा जो साई है और उसके जो जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेंगे हम जब डेल स्क्वायर और डेल एक्स स्क्वायर कर देंगे तो, ठीक है। तो वो जो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए फिर से अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, ये साई, ये एक्स है और ये साई है, मैंने एक साई का ऐसा बना दिया ग्राफ, तो ठीक है। तो यहाँ पर साई जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये ब्रेकेज मिल गई। ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं पर भी साई। साई जो है बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। In the space specified for the system, they must not change abruptly at any point for a slight change in coordinates. तो coordinates के जरा से बिल्कुल स्लाइड चेंज के लिए कभी भी ऐसा नहीं हो कि साइज जो है हमारा एकदम से चेंज हो जाए, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो जो है कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो तीन कंडीशंस थी कि वो फाइनाइट हो, सिंगल वैल्यूड हो और कॉन्टिन्यूअस हो, अगर साई हमारा ये सारी कंडीशंस को फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे इट इज सेड टू बी वेल बिहेव्ड। तब हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल साई कहलाएगा, वेल बिहेव्ड साई कहलाएगा। और इसी साई की हेल्प से फिर हम बाकी इस पार्टिकल की इंफॉर्मेशन को निकाल लाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि साई स्क्वायर को हम क्या दिखा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल, ठीक है। उस पार्टिकल को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम साई स्क्वायर से दिखाते हैं। तो साई स्क्वायर डीएक्स और साई स्टार साई डीएक्स का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। अभी मैं बताऊंगी आपको साई स्टार का क्या मतलब होता है। साई स्टार यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाता है इस साई का, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट एक्स। तो अगर हमें एक बार साई पता चल जाए तो फिर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल निकाल सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक्स किसी पॉइंट पर अगर हम निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला जो है अभी नीचे आएगा। तो देन द इंटीग्रेशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल लोकेशन। फिर हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दे ओवर द एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबल, कि कितनी हमने रेंज जो फिक्स की है उसमें कहां कहां वो मिल सकता है। तो दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी यूनिटी बिकॉज द पार्टिकल हैज टू बी समवेयर विद इन दैट रेंज। देखो इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो एक बार मैं इसको जरा डिलीट करूं, ये बहुत सारा खिचड़ी पक गई है। देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको, हाँ ये फॉर्मूला है, इसको हमने इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, साई स्क्वायर डी टॉप, ठीक है। अभी बताऊंगी डी टॉप भी क्या होता है, इज इक्वल टू वन, या तो हम ऐसे लिखें, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वन है, ठीक है। और या हम इसको ऐसे लिख दें, साई स्क्वायर ना लिख के साई स्टार साई डीटो इज इक्वल टू वन। वन का मतलब है यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में, अगर हम ये कह रहे हैं ना कि 100% प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स में उसको वन से शो कर रहे हैं, यहाँ पर उसे वन से शो कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको एक बताया था ना, जैसे ये हमारा सपोज वो एंटायर स्पेस है जिसमें कि हमारे प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है, इस पूरे स्पेस में 100% है, तो उसको हम यहाँ वन से डिनोट कर रहे हैं। तो वन इज इक्वल टू, आप समझ सकते हैं कि वो 100% है, ठीक है। तो इस पूरे स्पेस में है वो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, अगर हमें साई पता चल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से वो प्रोबेबिलिटी जो है हम कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम उसमें लगा देते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि वन ही हम क्यों लिख रहे हैं या 100%, तो क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो इसी पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट हो गई। जब हमने ये बता दिया कि वो इस स्पेस में कहीं प्रेजेंट है, अब कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट हो गई, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब कहीं पर भी उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% होगी, लेकिन वो इसी स्पेस के अंदर होगी, ठीक है। और ये डी टॉ क्या होता है, डी टॉ का मतलब होता है वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट से मतलब है कि अब सपोज हमारे पास एक वन डायरेक्शन 1D बॉक्स, अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में है ये सपोज, ठीक है। तो ये हमने यहां से, ये 0 से L के बीच में है, सपोज इसकी लेंथ जो वो है 0 to L। तो हम ये कहेंगे कि जो पार्टिकल के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो 0 to L 100% है, यानी वो यहां से यहां तक इस पूरी रेंज में
कहीं ना कहीं मिल पाएगा, हाँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम बात करें तो वो लेस देन 1 होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम नहीं बता सकते। जैसे ये वाला हमारा पूरा रेंज, पूरा 100% स्पेस, मतलब पूरा जो एंटायर स्पेस है वो हमने यहाँ दिखा दिया कि 100% है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इतने पोर्शन में क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो लेस देन 100% होगी या लेस देन 1 होगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें नहीं पता, इस पूरे में तो पता है कि वो कहीं ना कहीं तो मिलेगा, लेकिन हम 100% के साथ तो नहीं बोल सकते, तो इस पूरे स्पेस के लिए तो हम 100% बोलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेस की अगर बात करें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, तो वो हमेशा लेस देन 100% या लेस देन 1 होगा, ठीक। तो हम बात कर रहे थे वॉल्यूम एलिमेंट की, तो मैं आपको बता रही थी कि एक तो ये जाने क्यों लाइनें खींचे जा रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये कहीं देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि ये हमारा एक वन डायमेंशन बॉक्स है। वन डायमेंशन बॉक्स का मतलब ये होता है कि हमारा ये किसी एक डायरेक्शन में, पार्टिकल जो है किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चाहे वो एक्स डायरेक्शन हो सकती है, चाहे वो वाई, चाहे वो जेड। तो मैं ये मान रही हूँ कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब वो 0 to L के बीच में ही मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो लिमिट लगाई ना, ये जो लिमिट, ये जो इंटीग्रेशन के ऊपर हम ये 0 to L का मतलब होता है, ये हमारी 0 हो गई मिनिमम लिमिट और L हो गई हमारी अपर लिमिट, मतलब ये लोअर लिमिट हो गई 0 और L हो गई हमारी अपर लिमिट, ठीक है। तो 0 to L के बीच में ही मिलेगा, तो 0 to L के बीच में उसके फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि 100% है, तो इसलिए हमने ये जो है यहाँ पर इज इक्वल टू 1 लिखा। तो 0 to L तो ये शो कर रहा है कि वो 0 to L हम हमारी लिमिट है कि वो 0 to L के बीच में ही मिलेगा, तो जो भी हम लिमिट लगा देंगे उस लिमिट को हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। फिर हमारा साई स्क्वायर आ जाता है, और जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो किस डायरेक्शन में है वो, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने dx कर दिया इसको, ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ हम ये d जरूर लगाते हैं, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं हमने वो x लिख दिया। तो d टॉ का मतलब वो वॉल्यूम एलिमेंट हुआ। तो अगर हम एक्स वाई, अगर हमारा 2 डायमेंशन की बात करूं मैं, तो अगर हमारी एक x डायरेक्शन है और दूसरी y डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे dx dy, ठीक है। और अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, तो डी टॉ की जगह हम लिखेंगे dx dy dz। तो ये वॉल्यूम एलिमेंट है, तो कहां कहां पर ये किस हिसाब से यूज होगा वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। बस यहां पर अभी मैं बात कर रही हूँ जैसे 1D बॉक्स की, 2D बॉक्स की, 3D बॉक्स की, तो हम उस हिसाब से उसका वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिमिट्स मैंने आपको बता दी है कि जिस भी रेंज में हम उसको ढूंढना चाह रहे हैं, जिस भी रेंज में हम ढूंढना चाह रहे हैं, बस उसको हम लिमिट्स के साथ यहाँ पर लिख देते हैं। बेटा हो सकता है अभी आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो धीरे धीरे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसको आगे जाके भी देखोगे। हो सकता है अभी स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो अगर आप बायो से हैं, लेकिन आगे जाके आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या लिखा, अ वेव फंक्शन विच सेटिस्फाई एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 1 and 2, जो अभी मैंने इक्वेशन दिखाई जिसमें हम 1 और 2 की बात कर रहे थे, अभी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रह गया आपको बताना, अभी बताऊंगी मैं उसको भी। तो ऐसे वेव फंक्शन को हम कहते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है। मतलब जब भी हम ये बात करेंगे ना इस तरह की कि ये साई स्क्वायर डी टॉ इज इक्वल टू 1 जब भी आएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये जो साई है हमारा वो नॉर्मलाइज्ड है, और हमारा साई नॉर्मलाइज्ड ही होना चाहिए, तभी हम उसकी सारी पॉसिबल वैल्यूज जो उसके जो हम कहने की जो प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने जा रहे हैं, तभी हम उसको स्टडी कर पाएंगे। और दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन विच एवरी वेव फंक्शन मस्ट फुलफिल। यही मैंने आपको बताया कि हर वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज होना बहुत जरूरी है, अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर है, अगर टू वेव फंक्शन है हमारे पास, कोई अलग अलग वेव फंक्शन है साई ए साई जे, तो उसको ये वाली कंडीशन फॉलो करना जरूरी है, इज इक्वल टू ये 0 होना चाहिए, और इसको हम कहते हैं कि ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, ये दोनों साई ए और साई जे एक दूसरे के लिए ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो एक चीज मैं यहाँ और बता रही थी कि नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनैलिटी के लिए बेटा मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पे आएगा कि आखिर ये नॉर्मलाइज्ड हम करते कैसे हैं, और हमारे पास नॉर्मलाइज है तो पता कैसे चलेगा कि नॉर्मलाइज है, या ऑर्थोगोनल है तो कैसे मालूम पड़ेगा, और अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे कैसे। तो वो सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको पॉस्टुलेट समझा दिया कि हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब एक दूसरी बात मैं करी थी कि हम ये साई स्टार जो बना रहे हैं इसका क्या मतलब है। साई स्टार को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या है बेटा, ये जब भी कभी होगा आपको क्या करना है, जो भी आपको साई की वैल्यू दे रखी होगी, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी साई ही होता है,
ठीक है। जो वैल्यू साई की होगी वही वैल्यू हम साई स्टार के लिए भी रखेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए भी रखेंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूं तो देखो सिंपल सा है, अगर हम साई को ऐसे शो कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में हमारा मूव कर रही है वेव, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ठीक इसके उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगा, बस ये समझ लीजिए, इसका ठीक ऑपोजिट होता है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, बस और कुछ नहीं। तो जो भी हमारे साई की वैल्यू होगी वही हमारे साई स्टार की वैल्यू होगी। ये तो थी पहली बात। दूसरी चीज ये, जैसे साई अगर हमारा सपोज ये दे रखा है मेरे, सेन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल दे रखा है, तो हम इसका साई स्टार भी यही लिखेंगे, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक। अब एक और चीज है, अगर हमारा साई सपोज ये दे रखा है टू आई, यहां पर आई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे साई में कहीं आई दे रखा, आई को हम बोलते हैं बेटा आयोटा, ठीक है। और आयोटा मीन्स होता है एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये सब कहलाते हैं हमारे रियल नंबर। लेकिन इन्हीं रियल नंबर में अगर हम आई लगा दें तो ये हमारा पूरा बन जाता है इमेजिनरी नंबर। तो जब भी कभी इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा हमारे साई में होगा तो हम साई स्टार क्या लिखेंगे, साई स्टार ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ये तो था 2i, अब हम साई स्टार लिखेंगे -2i, यानी हम उसका ऑपोजिट साइन लगा देंगे, ठीक है। अगर हमारा साई हुआ -2i तो हम साई स्टार लिखेंगे +2i, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर हमारे साई में आई हुआ तब हम साइन को चेंज कर देते हैं, लेकिन अगर आई नहीं हुआ तो जैसा हमारा साई है वही हमारा साई स्टार भी होगा, ठीक है। अब आता है पॉस्टुलेट सेकंड। पॉस्टुलेट सेकंड में हम देख रहे हैं कि टू एवरी ऑब्जर्वेबल, अब ये ऑब्जर्वेबल से क्या मतलब है, दैट इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड, यानी जिस भी जो भी पार्टिकल हम स्टडी करने जा रहे हैं तो उस पार्टिकल के बारे में हम क्या स्टडी करेंगे, या तो उसकी पोजीशन या उसकी मोमेंटम या उसकी एनर्जी, तो इसी को हम बोल देते हैं, इन्हीं क्वांटिटीज को हम बोल देते हैं ऑब्जर्वेबल, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेबल के लिए देयर कॉरस्पॉन्ड अ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर, तो क्वांटम मैकेनिक्स में इन ऑब्जर्वेबल को कैलकुलेट करने के लिए आप समझ लीजिए ऑपरेटर होता है, इस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं यहां पर। तो ऑपरेटर से क्या मतलब है, अब ये समझ लीजिए, ऑपरेटर का मतलब जैसे मैथ्स में अगर मैं कहूं ये प्लस, ठीक है, तो प्लस का क्या काम होता है, दो डिजिट्स को जोड़ देना। माइनस, इनका क्या काम होता है, दो डिजिट को माइनस कर देना। मल्टीप्लीकेशन, इसका क्या काम होता है, मल्टीप्लीकेशन क्या करता है, दो डिजिट को मल्टीप्लाई करता है। तो जो ये मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवीजन है, ये वहां पर मैथ्स के ऑपरेटर हैं, ठीक है। तो हम इन्हें किस पर ऑपरेट करते हैं, डिजिट्स पर ऑपरेट करते हैं। माने प्लस है तो खाली प्लस का तो कोई मतलब नहीं, इसको कहीं ना कहीं तो ऑपरेट करना पड़ेगा। और अगर मैं लिख दूं 2 + 2 तो इसका मतलब मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मुझे इन दोनों डिजिट्स को प्लस करना है। तो ये जो प्लस या माइनस या डिवीजन है ये हमें बताती है कि हमें करना क्या है। तो ऐसे ही ऑपरेटर होते हैं कि ऑपरेटर हमें ये बताएंगे कि अब हमें करना क्या है। और जिस भी चीज पर हम इसे ऑपरेट करेंगे, जैसे प्लस माइनस साइन हमने डिजिट्स पर ऑपरेट किया, ऐसे ही ये वाले जो ऑपरेटर होंगे ये भी किसी ना किसी फंक्शन पर ऑपरेट होंगे, ठीक है। तो इन ऑपरेटर को भी किसी ना किसी फंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऑपरेटर हर हमारे जितनी भी फिजिकल जो हमारी ये हैं फिजिकल क्वांटिटी जो है जिनको कि हम मेजर करने जा रहे हैं, उन सारे ऑब्जर्वेबल के लिए हमारे पास कहीं ना कहीं ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में होता ही है। और ये सारे ऑब्जर्वेबल यहाँ पर गिवन है। देखो ये फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर गिवन है, जो हमने यहाँ पर पोजीशन जैसे दिखा रखी है, पोजीशन एक्स हो गया। तो पोजीशन को क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर में भी हम एक्स ही दिखाएंगे, पर लेकिन इसके ऊपर साइन देख रहे हैं आप, कैप बना रखी है, ये एक्स है और इसके ऊपर एक कैप बना रखी है, कैप कह लो या हैट कह लो। तो ये ऑपरेटर का साइन होता है कि अब ये क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बन गया, ठीक है। और इसका काम क्या है, ऑपरेशन क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन बाय एक्स, ये सिर्फ मल्टीप्लाई कर देगा एक्स से, ठीक है। तो कुछ भी अगर हम इसको इसको कहीं पर भी हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसका काम क्या हो जाएगा, सिर्फ देखो अगर ये सपोज मैंने ये बनाया एक्स ऑपरेटर और ये इसका एक फंक्शन है, तो इसका क्या काम होगा, ये एक्स है और इसका सिर्फ मल्टीप्लाई करना है हमें इस फंक्शन से, बस इसका ये काम है, इस ऑपरेटर का काम हो गया मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे ऑपरेटर का क्या काम हुआ। तो अब ये है पी एक्स, मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट हमने ले लिया, तो यहां पर भी हमने पी एक्स ले रखा और इसका ये शायद डिजाइन कहीं छुप गया, ये कैप बना लेना बेटा इसके ऊपर पी एक्स, यानी एक्स डायरेक्शन में हम मूवमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंटम निकाल रहे हैं।
तो मोमेंटम का ऑपरेटर तो हमारा वही होगा, मोमेंटम का साइन जो भी हम मोमेंटम के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स में सिंबल यूज कर रहे हैं वही लगभग लगभग हम यहाँ यूज कर रहे हैं, बस उसको उसके ऊपर हम एक कैप बना दे रहे हैं तो वो ऑपरेटर हो जाएगा। उस ऑपरेटर को हम कैसे दिखा सकते हैं, जैसे ये मोमेंटम का ऑपरेटर है, मोमेंटम ऑपरेटर है तो उसको हम ऐसे दिखाएंगे, एच अपॉन टू पाई आई डेल अपॉन डेल एक्स। तो अगर मैं इसके ऊपर एक मतलब हम ये तो पूरा ऑपरेटर हो गया, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ऑपरेटर है, ठीक है। और इसको हम इस एफ एक्स यानी अपने फंक्शन पर जब हम ऑपरेट करेंगे तो इसका क्या काम होगा, सबसे पहले तो ये इस एफ एक्स का डेल बाय डेल एक्स यानी डिफ्रेंसिएशन करेगा, और डिफ्रेंसिएशन से जो रिजल्ट आएगा उसको एच अपॉन टू पाई आई से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। तो ये ऑपरेटर का क्या काम हुआ, ऑपरेटर इस जिस भी फंक्शन पर अप्लाई हो रहा है, जिस भी फंक्शन पर हम उसे ऑपरेट करा रहे हैं, बस उसमें हमें देखना है हमें करना क्या है उसमें, तो ये हमें बताता है कि हमें क्या करना है। तो ये अगर मैं इस ऑपरेटर को एफ एक्स पर अप्लाई करूं, ऑपरेट करूं, तो पहले तो ये डिफरेंशिएट, क्योंकि यहाँ पर शुरू में आप देख रहे हैं डेल अपॉन डेल एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एफ एक्स को पहले डिफरेंशिएट करेगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एच अपॉन टू पाई आई से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पर एच अपॉन टू पाई लिखा है, इसको बेटा हम एच क्रॉस भी लिख सकते हैं, ठीक है, एच कट बोल सकते हैं या एच क्रॉस भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ कुछ बुक्स में एच अपॉन टू पाई में लिख के एच क्रॉस अपॉन आई लिखा हुआ है, और फिर डेल अपॉन डेल एक्स लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, तो बहुत सारे तरीके होते हैं लिखने के, ठीक। अच्छा, फिर यहाँ पर हो गया हमारा एक्स कॉम्पोनेंट, अब एक्स कॉम्पोनेंट में तो था, इसी तरह से हम वाई कॉम्पोनेंट के लिए लिख सकते हैं। तो वाई कॉम्पोनेंट में क्या चेंज हो जाएगा, बस हम इसको, अरे बाप रे भैया बहुत ही गड़बड़ है इसमें तो, ये पी वाई लिखना है इसको, ठीक है। और पी वाई जब हम लिखेंगे, जहां पर भी एक्स लिखा है बस हमें वाई कर देना है, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स की जगह डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा बस। फिर पीजेड, जेड डायरेक्शन में देखेंगे तो पीजेड हो जाएगा, तो तीनों डायरेक्शन में हमारा पी एक्स पी वाई पीजेड होगा। तो अगर हम टोटल मोमेंटम की बात करें, टोटल मोमेंटम को हम पी ऑपरेटर से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच अपॉन टू पाई आई तो है ही पहले से, बस डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। तो इस तरह से हम इसको टोटल मोमेंटम निकाल सकते हैं। फिर हमारी आती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पर एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं तो टी एक्स दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें ऑपरेटर कहाँ गायब हो गए हैं मेरे, इसके ऊपर बेटा ये कैप जरूर लगाना, पता नहीं ये उस, और इसका फॉर्मूला होगा ये। तो यहाँ पर क्या, अगर मैं इसको किसी ऑपरेट फंक्शन पर ऑपरेट करूं तो ये क्या करेगा, इस एफ एक्स को डबल डिफरेंशिएट करेगा, ये क्योंकि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम एक बार एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका दोबारा हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर हम इस आगे वाली क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर ऐसे टी एक्स है तो टी वाई है, टी वाई है तो टी जेड है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, बस जहां एक्स है वहां वाई हो जाएगा, नहीं तो जेड हो जाएगा। और अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, अरे कहाँ जा रहा है भैया, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बस हमें उसमें क्या करना है, बस यहाँ पर जो है ये डेल एक्स ये सब स्क्वायर स्क्वायर करके हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका कंप्लीट, ठीक। फिर ऐसे ही हम टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी को तो हम मैंने वी से दिखा दिया, क्योंकि अगर हम, अगर x, क्योंकि इसका काम होता है सिर्फ मल्टीप्लाई करना, जैसे x का काम होता है ना मल्टीप्लाई करने का, ऐसे इसका काम है सिर्फ मल्टीप्लाई करेगा b से। तो अगर हम x डायरेक्शन की बात करेंगे तो vx लिख देंगे, y की करेंगे तो vy लिख देंगे, नहीं तो हम vz लिख देंगे। तो मैंने टोटल ले लिया है क्योंकि वो सब x y z है, सिंपल है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। बस इतना ध्यान रखना, ये ऑपरेटर लगा देना बेटा, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें भगवान, ये ऑपरेटर ऐसे लगा देना, ठीक है। टोटल एनर्जी हो गई, टोटल एनर्जी हम कैसे निकालते थे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को हम टी से दिखाते हैं, इसमें पोटेंशियल एनर्जी को वी से दिखाते हैं। तो बस यहाँ पर हमने यही लिखा है, टोटल एनर्जी पहले हमने काइनेटिक एनर्जी की लिख दी, और फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी कर दिया, तो बस इन सबको प्लस करके लिख दिया, तो ये आपके सारे इसमें ऑपरेटर हो गए, ठीक। तो ये सारे ऑपरेटर बेटा याद कर लेना, इनके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यही सब हमारे काम आने वाले हैं। क्वांटम आगे जितने भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वही सब आगे काम आने वाले हैं। और मुझे लग रहा है मेरा लैपटॉप थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो को ना अब मैं आज यही बंद कर रही हूँ। ये जो पोस्टुलेट थर्ड फोर्थ फिफ्थ है ये मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।